विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में आज हम चैप्टर 6 के अंतर्गत कंपनी के प्रकार को समझेंगे। तो कंपनी के प्रकार में अलग अलग प्रकार देखते हैं। पहला ए है विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनी। तो यहाँ पर चर्चा हम करेंगे स्टैच्यूटरी कंपनी, इसको कहते हैं संसद या विधानसभा। तो संसद या विधानसभा में विशेष कानून द्वारा जो कंपनी अस्तित्व में आती है उसे कहते हैं कौन सी कंपनी? विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनी कहा जाता है। फिर से देखिए, संसद में अथवा विधानसभा में विशेष कानून के द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनी को विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनी कहा जाता है। आपको उदाहरण बताना हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका उदाहरण है। उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनियां जो हैं ये विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनियां कही जाती हैं। अब सदस्य संख्या की दृष्टि से कंपनी के प्रकार देखेंगे हम। तो यहाँ पर पहला आता है सार्वजनिक कंपनी, जिसको कहते हैं पब्लिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार जो कंपनी निजी कंपनी नहीं है, कंपनी अधिनियम के अनुसार जो कंपनी निजी कंपनी नहीं है वह कंपनी सार्वजनिक कंपनी है, जिसमें कम से कम यहाँ पर सदस्यों की संख्या आपको बताना है। कम से कम कितना बताना होगा? 7। तो कम से कम 7 सदस्य होना इसमें आवश्यक है। और अधिकतम संख्या के बारे में या महत्तम संख्या के बारे में कोई नियंत्रण नहीं है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम होनी चाहिए 7। तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या के बारे में बताना हो तो आपको बताना है कम से कम 7, और महत्तम में कोई नियंत्रण नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद है यह कंपनी उसके अंश या शेयर, अंश को आप शेयर कर सकते हैं। तो शेयर या डिबेंचर कंपनी पैसे इकट्ठा करने के लिए, जैसे पूंजी एकत्र करना है तो शेयर प्रकाशित करती है, और उसको अगर ऋण लेना है तो वो डिबेंचर प्रकाशित करती है। तो इस तरह से कंपनी को शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए आम जनता को आमंत्रण देना पड़ता है, या आमंत्रण कंपनी दे सकती है, वो सार्वजनिक कंपनी है। और साथ साथ जो अंश या शेयर है उसका हस्तांतरण में कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसको आसानी से एक दूसरे को बेचा या खरीदा जा सकता है। सदस्यों के दायित्व के आधार पर अगर कंपनी के प्रकार की बात करें तो फिर उसके अंदर आपको 3 प्रकार दिखेंगे। पहला प्रकार है अंश पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनी। अब अंश पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनी में कंपनी के सदस्यों का दायित्व के बारे में बात करें तो उनके द्वारा खरीदे गए कंपनी के शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य तक सीमित रहता है। यानी कि सदस्य ने जितनी कीमत का शेयर खरीदा होगा उतने कीमत तक उसका दायित्व सीमित रहता है। तो अंश पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनी है वो। इस कंपनी में कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। तो आपको ये 2 पॉइंट बताना है खास, कि सदस्यों का दायित्व तो उनके द्वारा खरीदे गए शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य जितना ही होता है, और दूसरा कि कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है गारंटी से सीमित दायित्व वाली कंपनी। अब गारंटी से सीमित दायित्व वाली कंपनी में कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी के रकम तक सीमित होता है। जितने रकम की उन्होंने गारंटी दिया होगा उतने रकम तक उसका दायित्व सीमित रहता है। और कंपनी के विसर्जन की परिस्थिति में, जब कंपनी समापन में जाती है या कंपनी का विसर्जन होता है, तो विसर्जन की परिस्थिति में सदस्य को दी गई गारंटी की रकम भुगतान करना पड़ता है। सदस्य ने जितना गारंटी दिया होगा उतना अमाउंट उसे भुगतान करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट आता है, या तीसरा प्रकार आता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। इस प्रकार की कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व होता है वह होता है असीमित, यानी यहाँ पर नाम ही इसके अंदर असीमित दायित्व। तो सदस्यों का दायित्व यहाँ पर असीमित होता है। कंपनी की संपत्ति के मूल्य से यदि कंपनी का ऋण अधिक हो जाए तो सदस्य को निजी रूप से
या सदस्य निजी रूप से उसके लिए उत्तरदायित्व होता है या उत्तरदायी होता है, यानी उसको अपनी निजी संपत्ति को भी बेच करके अपने कंपनी के लिए या उसके लिए दायित्व चुकाने के लिए वो जिम्मेदार होता है। और कंपनी के विसर्जन होने की परिस्थिति में सदस्यों की अपनी निजी संपत्ति की जो उनके हिस्सा है, तो निजी संपत्ति में से हिस्सा भी देना पड़ता है, क्योंकि इसका दायित्व असीमित है। आपने साझेदारी में, व्यक्तिगत मालिकी में इसको पढ़ा, उसी आधार पर इसको बता सकते हैं। तो मित्रों, सदस्यों के दायित्व के आधार पर आपको 3 प्रकार बताना है। अंश पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी से सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। और अब सदस्यों के दृष्टि से अब दूसरा नंबर आता है निजी कंपनी। आपने ऊपर देखा वो सार्वजनिक कंपनी था, अब आप देख रहे हैं निजी कंपनी, जिसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी की परिभाषा आपको देना हो तो आप कह सकते हैं कि निजी कंपनी अर्थात ऐसी कंपनी कि जिसमें सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। यानी कि निजी कंपनी के अंदर सदस्यों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 200 होनी चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो निजी कंपनी है। और दूसरा कि निजी कंपनी में जो शेयर होते हैं उनका हस्तांतरण पर नियंत्रण होता है। जैसे आपने देखा कि सार्वजनिक कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंशों या शेयरों के हस्तांतरण पर नियंत्रण होता है। इसके अलावा आपने सार्वजनिक में देखा कि कंपनी आम जनता को डिबेंचर खरीदने का या शेयर खरीदने का आमंत्रण दे सकती है, लेकिन यहाँ पर अंश या डिबेंचर के लिए आमंत्रण नहीं दिया जा सकता या कंपनी नहीं दे सकती है। और उसके बाद महत्वपूर्ण बात इसके अंदर है कि निजी कंपनी के सदस्यों के अगर दायित्व के बारे में बात करें तो उसके प्रकार में भी कंपनी के 3 प्रकार इसमें होते हैं। जैसे उपरोक्त आपने सार्वजनिक कंपनी 3 प्रकार देखे, वैसे यहाँ पर निजी कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर प्रकार अगर बनाए जाएं तो 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सीमित दायित्व वाली कंपनी। अब सीमित दायित्व वाली कंपनी की परिभाषा आप देंगे कि यहाँ सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए शेयर की प्रत्यक्ष कीमत तक सीमित रहता है। जितने रुपए का शेयर खरीदे हैं उतने रुपए तक उनका दायित्व सीमित रहता है। सीमित दायित्व वाली कंपनी निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में एक शब्द है प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उनको पीछे शब्द लगाना पड़ता है। कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी जैसे मारुति है तो मारुति प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा उनको कंपनी के पीछे शब्द लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ये निजी कंपनी हुआ। और निजी कंपनी में क्या हुआ, ये सीमित दायित्व वाली कंपनी हुई। अब दूसरा आता है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के बारे में आप समझाएंगे कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी या उनके द्वारा दी गई रकम की गारंटी तक सीमित रहता है। जितने रकम की गारंटी उन्होंने दिया है वहीं तक वो सीमित रहेगा। और विसर्जन की परिस्थिति में सदस्य द्वारा दी गई गारंटी जितनी रकम चुकानी पड़ती है। जब कंपनी का विसर्जन होता है तो जितने रकम की गारंटी दिया होगा सदस्य, उतने रकम के लिए वो जिम्मेदार होगा। कंपनी को अपने नाम के अंत में यहाँ पर प्राइवेट शब्द लगाना पड़ता है। ऊपर लगाना था प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पर कौन शब्द आएगा, प्राइवेट शब्द लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तो मारुति लिमिटेड, बस हो गया। तो यहाँ पर आएगा मारुति और यहाँ पर प्राइवेट शब्द का यूज खास करना है इसके अंदर। फिर आता है तीसरा नंबर असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी के अंतर्गत देखिए क्या आता है, तो यहाँ पर बताना है आपको कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व यहाँ पर असीमित रहता है, क्योंकि नाम इसका है। तो कंपनी के सदस्य का दायित्व असीमित रहता है और कंपनी की संपत्तियों के मूल्य से यदि कंपनी का ऋण ज्यादा हो जाए तो सदस्य निजी रूप से उत्तरदायी होता है। यानी अगर दायित्व बढ़ जाए तो कंपनी के लिए वह सदस्य, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अमर्यादित है, असीमित है, इसलिए वो निजी रूप से उत्तरदायी होता है। और कंपनी के विसर्जन की परिस्थिति में सदस्य को अपनी निजी संपत्ति का हिस्सा भी देना पड़ता है। और यहाँ पर भी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट शब्द लगाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा निजी कंपनी के 3 प्रकार, ऊपर आपने देखा सार्वजनिक कंपनी के 3 प्रकार। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं इसी में प्रकार में ही। तो प्रकार में अगला पॉइंट आता है इसके अंदर एक व्यक्ति की कंपनी। एक व्यक्ति की कंपनी या 1 पर्सन कंपनी, इसके बारे में आप बताएंगे
कि जिस कंपनी या यहाँ पर बता दें कि जिस कंपनी में एक व्यक्ति अर्थात ऐसी कंपनी जिसमें एक व्यक्ति सदस्य के रूप में हो, यहाँ पर एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में होगा तो उसे कहते हैं एक व्यक्ति की कंपनी या निजी कंपनी कहते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि एक व्यक्ति की कंपनी में जो संचालक हो, उसका जो मतलब मैनेजमेंट संभालने वाला हो, संचालक हो, वह ऐसे एक सदस्य के साथ अनुबंध कर सकती है। अनुबंध यानी करार कर सकती है। और एक व्यक्ति की कंपनी में ऐसे व्यक्ति की सहमति भी जरूरी है, उसकी सम्मति भी होना जरूरी है। और यहाँ पर इसके अलावा आप बता सकते हैं कि कंपनी के पंजीकरण के समय आवेदन पत्र हुआ, नियमन पत्र हुआ, कंपनी के रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे कंपनी का स्थापना होती है उसी तरह से करना पड़ता है। एक व्यक्ति की कंपनी की रचना का प्रावधान इसके पहले 1956 कंपनी धारा था, तो 1956 के पुराने कंपनी धारा में एक व्यक्ति की कंपनी का अस्तित्व नहीं था। लेकिन जो 2013 में कंपनी धारा नई अस्तित्व में आई, उसमें निजी कंपनी में एक व्यक्ति की कंपनी का भी समावेश किया गया है। तो इस तरह से एक व्यक्ति की कंपनी का अस्तित्व 2013 के कंपनी धारा के अंतर्गत किया गया है। इसके पूर्व जो धारा थी 1956 की, उसमें एक व्यक्ति की कंपनी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप इस तरह से एक व्यक्ति की कंपनी के बारे में बता सकते हैं। अगला पॉइंट आता है वर्चस्व की दृष्टि से कंपनी के प्रकार। अब वर्चस्व की दृष्टि से प्रकार बताएं तो पहला पॉइंट आता है सरकारी कंपनी अथवा गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट की कंपनी की परिभाषा देंगे कि जिस कंपनी की भरपाई की गई पूंजी में, जिस कंपनी की भरपाई की गई पूंजी की कम से कम 51% पूंजी या 51% शेयर केंद्र और राज्य सरकार के पास हो, या एक से ज्यादा राज्य सरकारों के पास हो, या केंद्र तथा एक या अधिक राज्य सरकार के पास हो, उसे कहते हैं सरकारी कंपनी। यानी कि कंपनी के अंदर शेयर के माने में हिस्सेदारी केंद्र अथवा राज्य सरकार की अथवा दोनों की 51% या उससे अधिक हो, 50 से ज्यादा, तो उसे कहते हैं जो है सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी उसे कहा जाता है। भारत के अंदर आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि दिया है अशोक होटल्स लिमिटेड करके है, तो ये सरकारी कंपनी के अंतर्गत आता है क्योंकि इस कंपनी में भारत सरकार का हिस्सा 51% से अधिक है। उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यह आपको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना है, BHEL भेल। तो ये जो भेल है कंपनी, ये कंपनी भी सरकारी कंपनी है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जिसको कहते हैं MTNL, तो MTNL जो कंपनी है ये भी गवर्नमेंट या सरकारी कंपनी है क्योंकि इसमें सरकार या सरकारों का योगदान इनके शेयर के अंदर 51 या 51 से अधिक % में है। इस वजह से दूसरा प्रकार इनका आता है शासक कंपनी। शासक कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी की परिभाषा समझने के लिए आपको बताना होगा कि यदि कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% अंश धारण करती हो, जैसे एक कंपनी है A और दूसरी कंपनी है B, और यहाँ पर अगर A कंपनी जो है वो B कंपनी के 50% से अधिक, यहाँ प्लस बताया गया है, 50% से अधिक शेयर अगर वो धारण करती है तो, और दूसरा कंपनी के बहुमत वाले संचालकों का चयन का अधिकार रखती हो, तो फिर इसका मतलब A जो कंपनी है वो शासक कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है, और B जो है वो गौण कंपनी है। यानी वो B पर A कंपनी का शासन है। क्यों? दो कारण है, क्योंकि B का 50% से अधिक शेयर किसके पास है? A के पास है। और दूसरा कारण कि कंपनी के बहुमत वाले संचालकों का चयन भी कौन करती है? A कंपनी करती है। इस वजह से यहाँ पर A कंपनी शासक मानी जाएगी और B कंपनी को गौण कंपनी कहा जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं आप कि A कंपनी का 50 से ज्यादा शेयर B कंपनी को हो तो B कंपनी शासक कंपनी हो जाएगी और A गौण कंपनी हो जाएगी। तो आपको जैसा समझना हो वैसा समझ सकते हैं। 50% से अधिक शेयर की मालिकी होनी चाहिए तो वो होल्डिंग कंपनी बन सकती है या शासक कंपनी बन सकती है। अगला है गौण कंपनी, ऊपर जैसा ही है। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी।
जैसे मान लो कोई ए कंपनी है और ए कंपनी का 50% से ज़्यादा हिस्सा या शेयर किसके पास है, बी के पास है, तो इसका मतलब बी कंपनी कौन हुई, शासक कंपनी हो गई। और ए कंपनी कौन सी कंपनी कही जाएगी, ये गौड़ कंपनी कही जाएगी। इसके अलावा जो बी कंपनी है उसके पास कंपनी के बहुमत से संचालकों का चयन का भी अधिकार बी के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में बी कंपनी शासक है, ए कंपनी गौण है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों की स्थिति में इस तरह से आप बता सकते हैं। अब आता है इसमें डी आता है पंजीकरण के स्थान की दृष्टि से। अब पंजीकरण की जब स्थान की बात आती है तो यहाँ पर दो प्रकार की कंपनी आएगी। एक आएगी भारतीय कंपनी जिसको कहते हैं इंडियन कंपनी, और एक आएगी विदेशी कंपनी जिसको कहते हैं फॉरेन कंपनी। अब समझते हैं इसके अंदर। तो भारतीय कंपनी का मतलब क्या हुआ, तो जिस कंपनी का पंजीकरण भारत में या भारतीय कंपनी धारा के अंतर्गत या संसद के द्वारा पारित किए गए कानून के अंतर्गत हुआ हो, ऐसी कंपनी को भारतीय कंपनी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए जरा, कि जिस कंपनी का पंजीकरण भारत में हुआ हो या भारतीय कंपनी धारा के अंतर्गत या संसद के द्वारा पारित किए गए कानून या विशेष कानून के अंतर्गत हुआ हो, ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, भारतीय कंपनी कहेंगे। दूसरा है विदेशी कंपनी जिसको कहते हैं फॉरेन कंपनी। तो यहाँ पर इसका उल्टा बताएंगे कि विदेशी कंपनी में जिस कंपनी का पंजीकरण भारत के बाहर हुआ हो, यानी भारत में ना हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो, जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में ना हो और जिसका धंधे का स्थल भारत में हो, उसी विदेशी कंपनी। स्थल तो भारत में है, रजिस्टर्ड कंपनी भारत के बाहर हो और पंजीकरण भी भारत के बाहर हुआ हो, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, विदेशी कंपनी कहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से कंपनी के प्रकार में हमने देखा, अलग अलग प्रकार के दृष्टि हमने बताया। तो इसके अंदर आपका पहला प्रकार है विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनी। दूसरा आपने देखा सदस्य की संख्या की दृष्टि से सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी और एक व्यक्ति की कंपनी देखा। वर्चस्व में आपने देखा सरकारी कंपनी, शासक कंपनी और गौड़ कंपनी। और पंजीकरण की दृष्टि से आपने देखा भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी। तो इस तरह से आपका ये कंपनी का प्रकार यहाँ पूरा होता है और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।